गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर 21 दिसंबर 2012 के करंट अफेयर्स के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं आज आपके एग्जाम की दृष्टि से जो न्यूज़ हैं किस तरह से इम्पोर्टेंट्स हैं। आते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। चलते हैं, पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स ओआईसी से। फ्रेंड्स, ये इस्लामिक सहयोग संगठन है। इसमें फ़िलहाल इसकी जो एक बैठक बैठक है वो पाकिस्तान में हुई है और कुल 57 देशों के इसके सदस्य हैं। यानी जो ओआईसी है फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन दुनिया भर के मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है। तो जैसा आपने देखा फ्रेंड्स, तो एक इस्लामिक सहयोग संगठन जो है मुस्लिम देशों का एक तरीके से समूह है। और ये यूनियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इसका गठन 1969 यानी 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दाह में है और एक संगठन के रूप में ओआईसी के साथ भारत का संबंध देखते हैं किस प्रकार से है। भारत किस प्रकार से ओआईसी से संबंधित है। वर्ष 2018 में विदेश मंत्रियों के 45वें शिखर सम्मेलन में मेजबान बांग्लादेश द्वारा सुझाव दिया गया कि भारत में विश्व की 10% से अधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है, अतः भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वर्ष 2019 में भारत ने ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर जगह पे पाकिस्तान अड़ंगा लगाता रहता है, उस प्रकार से बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया, जबकि भारत में वास्तव में विश्व की 10% की मुस्लिम आबादी निवास करती है। लेकिन 2019 में विदेश मंत्रियों की बैठक के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उसने अपनी उपस्थिति पहली बार दर्ज कराई। तो आगे देखते हैं इसी न्यूज़ को। तो ओआईसी सदस्य देशों के साथ भारत के कुछ संबंधों के विषय में देखते हैं। तो भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये जो ओआईसी है यानी जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, भारत उसका सदस्य नहीं है। हालांकि वर्ष 2019 में विदेश मंत्री परिषद के 46वें सत्र में भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया। और व्यक्तिगत स्तर पर भारत के लगभग सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के साथ संबंधों में विशेष रूप से उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। वर्ष 2017 में 68वें गणतंत्र दिवस समारोह में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मुख्य अतिथि के रूप में भारत में रहे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक फ्रेंड्स, ओआईसी ने एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कर रखी है। इसे देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ इस प्रकार से जानकारी है। दिसंबर 1973 में जेहेदान में आयोजित मुस्लिम देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुसार इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई। बैंक द्वारा अक्टूबर 1975 में औपचारिक रूप से कार्य शुरू किया गया। बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों, मुस्लिम समुदायों के आर्थिक और सामाजिक प्रगति को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही संयुक्त रूप से शरीयत के सिद्धांतों अर्थात इस्लामिक कानून का अनुसरण करने की बढ़ावा के साथ आगे बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये उन लोगों का प्रधानता करता है और जिन भी पिछड़े हुए इस्लामिक कंट्रीज़ को उनका उनको उनकी व्यवस्था या उनके विकास में काफ़ी योगदान प्रोवाइड करता है।
तो अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में फ्रेंड्स इस समय से, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा संसद का। तो लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। यह विधेयक मतदाता सूची यानी डेटा, मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं, उन पर ध्यान देते हैं। निर्वाचक नामावली का डीडुप्लीकेशन। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 23, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 को संशोधन का प्रावधान करता है, जिसमें मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को रोकना है। इससे फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद मिलेगी। यह लिंकिंग विभाग से संबंधित व्यक्तिगत डेटा लोक शिकायत कानून तथा न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 105वीं रिपोर्ट के अनुसार है। मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स। नागरिकों को 18 वर्ष की आयु की में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। हालांकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी कई लोग मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जनवरी को क्वालिफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है। चूंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कई लोग 18 वर्ष की उम्र में भी मतदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1 जनवरी को क्वालिफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है और उनकी उम्र 1 जनवरी को तो 18 वर्ष नहीं पूरी हुई, लेकिन थोड़े समय के बाद उनकी उम्र पूरी हो जाती है, यानी 1 फरवरी को, 10 जनवरी को इस तरह पूरी होती है, तो उनको उस चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं। विधेयक के अनुसार वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिए 4 क्वालिफाइंग तारीखों की घोषणा की। जैसे कि अभी 1 जनवरी को होता है, उसी प्रकार से 4 क्वालिफाइंग तारीखों की घोषणा की जाएगी, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीने के पहले दिन 18 वर्ष के हो चुके लोगों को शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कि बताया कि जो लोग 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा नहीं होते हैं, उनको 1 साल के बाद पुनः, यानी उस मतदान में वो भाग नहीं ले पाते हैं और पुनः अगले वर्ष जनवरी में ही उसको चुनाव में भाग लेने का और उस समय चुनाव हो जाते हैं और फिर वो 5 साल तक इंतजार करता है। इस वजह से अब 4 क्वालिफाइंग डेट रखी जाएंगी, यानी अगर ये संशोधन हो जाता है तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई और अक्टूबर के महीने में। इससे इन महीनों के, यदि इन महीने में कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करता है तो वो उस चुनाव में भाग ले सकेगा। तो इस प्रकार से लैंगिक तटस्थता लाना, सेवा मतदाताओं की पत्नी, जैसे कि सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को अब जीवन साथी से बदल दिया जाएगा। यह कानूनों को और अधिक लिंग तटस्थ बना देगा। सेवा मतदाता वे हैं जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं या इनके बाहर राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में सेवारत हैं या भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सेवारत मतदाता कहा जाता है। संबद्ध चिंताएं हैं कुछ इससे कि इनमें क्या समस्याएं हैं। आधार अपने आप में अनिवार्य नहीं है। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के कदम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उस समय यह माना गया कि आधार कार्ड योजना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है। इसके अलावा आधार का मतलब केवल यही था कि यह निवास का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। ये बहुत ही उपयोगी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की लाइन कोट की गई है कि निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो जाती है और अभी ये न्यूज़ ट्रांजिशन में है, क्योंकि अभी ये केवल लोकपाल से बिल पास हुआ है और अभी राज्यसभा में से पास होना बाकी है, जबकि यहाँ पर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एक राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह मना रही है। यानी 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मना रही है, जिसका उद्देश्य है जनता की शिकायतों का निवारण और निपटान करना और ग्रामीण स्तर तक सेवा वितरण में सुधार करना। नागरिक केंद्रित होने के उद्देश्य से प्रशासन गांव की ओर नामक अभियान के तहत
इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यानी इसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करने के लिए सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु इसमें कुछ जानते हैं। यह प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप अनुरूप नागरिक केंद्रीय शासन को बढ़ावा देने और सेवा विवरण में सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान नियोजित कार्यक्रमों की श्रेणी का उद्देश्य केंद्र द्वारा की गई विभिन्न सूचनाओं पहलों को जनता के सामने लाना है। अभी इसमें जानते हैं विभिन्न योजनाएं क्या हैं। विभिन्न योजनाएं हैं जीवन की सुगमता और अनुपालन बंद बोझ को कम करने के लिए सुधारों को का अलग चरण है। सर्वोत्तम प्रथाओं में DARPG द्वारा अनुभव साझा करने हेतु कार्यशाला, मिशन कर्मयोगी, आगे की राह आदि कई योजनाएं हैं। इस प्रकार सुशासन सप्ताह पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिले कलेक्टरों को प्रगति एवं उपलब्धि को अपडेट करने व साझा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन लाने के उद्देश्य से प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया जाएगा। यह निर्णय लेना तथा इन निर्णयों के करने की एक यह प्रक्रिया शासन शब्द का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे कि कारपोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। तो इस प्रकार से मिशन कर्मयोगी है जैसे, और प्रशासन गांव की ओर, ये कुछ योजनाएं हैं जो पहले हैं, जो सरकार सुशासन को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए ये थीम लाई है प्रशासन गांव की ओर, जो कि ये अमृत महोत्सव के उत्सव पर ऐसा हो रहा है। सरकार जो है सुशासन पोर्टल भी लॉन्च करेगी। तो इस प्रकार से गांव की स्थितियों में जो होने वाले बदलाव हैं और उनको देख उनकी जो व्यवस्थित तरीके से उनमें विकास है उसका खाका खींचने का प्रयास करेगी सरकार। अनुसंधान एवं विकास यानी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट यानी ADRDE ने 500 किलोग्राम क्षमता वाला 500 किलोग्राम क्षमता के कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया। फ्रेंड्स, एक तरीके का पैराशूट है जो कि 500 किलोग्राम की दक्षता के साथ कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया है। यह हवाई प्रदर्शन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। कुछ प्रमुख बिंदु जानते हैं इसके। CADS 500 यानी 500 का उपयोग रैम एयर पैराशूट की युद्ध अभ्यास क्षमताओं का उपयोग कर पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीकता डिलीवरी के लिए किया जाता है। यह उड़ान के दौरान सभी आवश्यक जानकारी के लिए निर्देशांक, ऊंचाई, शीर्षक सेंसर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करता है। फ्रेंड्स, GPS का प्रयोग करता है। हम जानेंगे कुछ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है आगे। पहले इस न्यूज़ को ट्रांजिस्ट करते हैं। तो CADS अपनी ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई के साथ ऑपरेटिंग नियंत्रण प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर वेपॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से संचालित करता है। और इसी न्यूज़ में आगे ही देखते हैं फ्रेंड्स, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है। तो पोजिशनिंग सिस्टम किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को निर्धारित करने का एक उपकरण है। जो पोजिशनिंग सिस्टम है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को निर्धारित करने का एक उपकरण है। सटीक स्थान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को वैश्विक कवरेज और सटीकता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गूगल मैप्स पोजिशनिंग और नेविगेशन सिस्टम में से एक है जो व्यक्ति को उसके सटीक स्थान के साथ उसके गंतव्य के लिए रास्ता खोजने में मदद करता है। हालांकि सिस्टम केवल नेविगेशन के तहत क्षेत्र का एक उपग्रह सदृश प्रस्तुत करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के विषय में जानते हैं।
जीपीएस एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग अमेरिका के स्वामित्व में किया जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह एक 24 उपग्रहों का नेटवर्क है जो नागरिक और सैन्य उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। नागरिक सेवा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निरंतर, विश्वव्यापी, आधार एवं स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सैन्य सेवा अमेरिका और संबद्ध सशस्त्र बलों के साथ साथ अनुमोदित सरकारी एजेंसियों के लिए भी उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से ये जीपीएस का न्यूज़ था फ्रेंड्स। और जो ये हमारा पैराशूट है उसके लिए भी ये न्यूज़ थी। तो इस जानते हैं ये ADRDE है क्या फ्रेंड्स? यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की एक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। यह पैराट्रूपर और पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट सिस्टम, गोला बारूद पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, रिकवरी पैराशूट सिस्टम, एरियल डिलीवरी पैराशूट सिस्टम, हैवी ड्रॉप सिस्टम, इनफोल्टेबल सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम के विकास में शामिल है। वर्तमान में यह आयुध वितरण, पैराशूट, बैलून, बैराज व निगरानी प्रणाली, हवाई पोत और संबंधित अनुप्रयोगों एवं अंतरिक्ष पैराशूट जैसी परियोजनाओं में शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये DRDO की एक शाखा है जिसे ADRDE के नाम से जाना जाता है और ये खास तौर से पैराट्रूप्स के लिए पैराशूट सिस्टम, गोला बारूद जैसा कि यहाँ पर देखा हमने, उनके विषय में कार्य करता है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये ब्यास रिवर है, आपकी ब्यास नदी, और ये अमृतसर, लाहौर, सतलुज है, ये यहाँ सतलुज का उत्पादित स्थान है, यहाँ से निकलती हैं। इधर रावी, चिनाब, झेलम और इधर है चिनाब आगे आकर के पंजाब से होते हुए ये इंडस है, इंडस आगे आती है और ये सभी एक में मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल बात हो रही है कि ब्यास नदी में घड़ियाल को पुनः प्रयोजित करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ये विलुप्त हो चुके हैं और ब्यास में दोबारा इसे फिर से प्रवासित करने की योजना बनाई जा रही, इसलिए न्यूज़ में है। तो फ्रेंड्स, ज़रा इस मैप में देखते हैं हम लोग। इधर भारत के साथ जो सतलज है ये लगभग नेपाल के आसपास से निकलती है, इधर चाइना का क्षेत्र है, इधर अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और फिर ये भारत। और इस प्रकार से देखते हैं आगे की न्यूज़ को किस प्रकार से है। मैप के बाद ये एक संरक्षण रिजर्व करता है घड़ियालों के लिए। तो यह मुख्य रूप से पंजाब राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा खंड है। यह रिजर्व भारत में लुप्त प्राय सिंधु नदी डॉल्फिन यानी प्लेटनिस्टर गैंगेटिक माइनर की एकमात्र ज्ञात आबादी का भी आवास स्थल है। वर्ष 2017 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल यानी गेवियालिस गैंगेटिक्स के पुनर्संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ब्यास नदी यह रोहतांग दर्रे के पास समुद्र तल से 4062 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के दक्षिण छोर पर रावी के स्रोत के करीब से निकलती है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह पंजाब के हरिके सतलुज नदी से मिलती है। पंजाब में हरिके में सतलुज नदी से मिल जाती है। यह तुलनात्मक रूप से एक छोटी नदी है और जो केवल 460 किलोमीटर लंबी है, लेकिन पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यानी ब्यास पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यह धौला धार रेंज में काटी और लारगी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। यह धौलाधार रेंज में काटी और लारगी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ब्यास पूर्ण रूप से भारत की एक नदी है और ये धौला रेंज में काटी और लारगी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज़ में ये रोहतांग दर्रे के पास भी है, ऐसा भी इसमें। तो अगला टॉपिक है हमारा विंटर सोशलिस्ट। 21 दिसंबर को भारत समेत कई देशों में सबसे छोटा दिन होता है। फ्रेंड्स, 21 दिसंबर को
सबसे छोटा दिन होता है। ऐसा केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के देशों में ही होता है। फ्रेंड्स, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक गोला है। तो भारत जो है ऊपरी हिस्से में, यानी इस हिस्से में उत्तरी, ये ऊपर का उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं। एक मिनट दोबारा देखते हैं। जैसे ये फ्रेंड्स हमारा एक गोला है, पृथ्वी अंडाकार है। इसके आधे भाग को, ऊपरी वाले हिस्से को नॉर्थ यानी उत्तर और नीचे वाले को साउथ कहते हैं। भारत यहाँ कहीं पर स्थित है, जो भारत को बताता है कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये एक गोला है और इसका ये अर्धभाग, तो उत्तरी गोलार्ध ये हुआ और दक्षिणी गोलार्ध ये। तो आगे की न्यूज़ के विषय में चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो 21 दिसंबर को भारत समेत कई देशों में सबसे छोटा दिन होता है। ऐसा केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के देशों में ही होता है। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध के देशों में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण सूर्य की दूरी पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध से अधिक हो जाती है। इससे सूर्य की किरणों का प्रसार पृथ्वी पर कम समय तक होता है और 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत होती हैं और कर्क रेखा को तिरछी स्पर्श करती हैं। इस कारण सूर्य जल्दी डूबता है और रात जल्दी होती है। अर्थात पृथ्वी जब अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है तो किसी एक जगह पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें दिन के अंतराल को प्रभावित करती हैं, जिसका कारण दिन छोटा और बड़ा होना होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने जाना कि 21 दिसंबर को भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और आगे बात, और दक्षिणी गोलार्ध में ये 21 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का, जो कि रूस के द्वारा भारत को प्राप्त हो रहा है। फ्रेंड्स, तो देखते हैं। देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती देते हुए भारतीय वायुसेना S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात करने जा रही है। S-400 ट्राम्प रूस द्वारा डिजाइन की गई एक गतिशील और सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी सैम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रणाली है। यह विश्व में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम, यानी मॉडर्न लॉन्ग रेंज सैम यानी MLRSM परिचालन के लिए तैनात सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हवाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस सिस्टम ने थार्ड से भी बेहतर माना जाता है। यह प्रणाली 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमानों रहित हवाई वाहन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइल सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। यह प्रणाली एक साथ 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और तथा उनसे छह को एक साथ लक्षित कर सकती है, यानी मार गिरा सकती है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है भारत को प्राप्त हुआ है रूस के द्वारा और इसे अब भारत अपने उपयोग में लेने जा रहा है। तो ये न्यूज़ भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।